नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज की सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो बांग्लादेश के चुनाव को लेकर के है। साथियों, बांग्लादेश के चुनाव के नतीजे आते हैं, नतीजे आने के साथ ही पाकिस्तान की करारी हार होती है, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश में चाह रहा था कि ऐसी सरकार को वहां पे वो बैठाए जो उसको वो जैसा चाहे वैसा कंट्रोल कर सके या फिर उनकी विचारधारा से वो मिलती हुई हो। इवन साथियों, अभी बांग्लादेश के अंदर जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो लगभग ऐसे लग रहा है कि भारत के फेवर में है, या भारत जिसको चाह रहा था लगभग वो ही सरकार के अंदर आया है। भारत नहीं चाह रहा था कि कोई ऐसे लोग आके बैठे जो पाकिस्तान से उनकी विचारधारा मिलती हो या पाकिस्तान से प्रेरित हो। इवन साथियों, आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि लोग बड़ी संख्या के अंदर पूरे उत्साह के साथ में बांग्लादेश के वासी हैं या बांग्लादेश की जो जनता है वो चुनाव के अंदर भाग लेती है, और भाग लेने के बाद में प्रॉपर वोटिंग करती है। और वोटिंग में बांग्लादेश की जनता को सिर्फ इन दो में से मुख्य रूप में चुनना होता है। चुनना ये रहता है कि भाई साहब, तारिक रहमान है जो बांग्लादेश के अंदर नए लीडर हैं, बीएनपी पार्टी के नए लीडर हैं। इवन ये खालिदा जिया है, उसके बेटे हैं। और दूसरे जमात के लोग हैं जो जमात की उनकी पार्टी है, जिनका आज तक का ट्रेंड रिकॉर्ड पहले का देखोगे आप लोग तो उस रिकॉर्ड के अंदर ये चीजें निकल के आएंगी, कभी 5 कभी 7 कभी 2 सीटें जीत के आ रहे हैं। ये जमात के लोग अब इस टाइम में सरकार के अंदर भागीदार थे। आप सोच रहे होंगे कौन सी सरकार के अंदर भागीदार है, तो मैं आपको बता दूं, जो अंतरिम सरकार बनी हुई है जिसका मुखिया मोहम्मद यूनिस है, उस सरकार के अंदर ये कार्यवाहक मंत्री बने हुए हैं। ये एक तरीके से सरकार के अंदर प्रॉपर भागीदार थे। इनको लग रहा था कि ये आएंगे, या मोहम्मद यूनिस चाह रहा था कि ये जीत के आए। साथ ही चुनाव के रिजल्ट आता है, चुनाव के रिजल्ट के अंदर जमात की हार होती है। इवन आप लोगों को ये बता दूं, अब की बार चुनाव के अंदर लगभग 2 प्रकार के बैलेट पेपर हैं, उनका यूज किया गया है। एक जो पिंक कलर का देख रहे होंगे, एक आपको व्हाइट कलर का यहाँ से दिख रहा होगा। जो पिंक कलर का है वो रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह का है, मतलब दोबारा से वहां पे संविधान बनेगा और दोबारा से वहां के कानून कायदे वो दोबारा से मान्य होंगे। इवन दूसरा है वो साथियों व्हाइट कलर का है, वो सरकार चुनना है कि भाई साहब अब सरकार के अंदर कौन आएगा, सरकार का नुमाइंदा या जो मुखिया है वो कौन बनेगा। और साथियों, यहाँ से मेन जो अखबारों के हेडलाइंस हैं वो ये है कि भाई साहब बीएनपी है वो लार्जेस्ट विक्ट्री है, मतलब आज तक की सबसे बड़ी विक्ट्री के साथ में ये जीत के आ रही है और प्रॉपर ये सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। ये वो हेडलाइंस हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा सुर्खियां बनी हुई है कि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और चुनाव के नतीजों के अंदर बीएनपी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, लगभग 2/3 मतलब सीटें लेके आई है बीएनपी। और जो सबसे ज्यादा करारी हार हुई है किसी की, वो बी मतलब जमात की हुई है या फिर एनसीपी पार्टी, जो मतलब अभी जो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी के जो नए वो कहते हैं ना छुटभैया नेता निकले हुए थे, और उनको लगता था कि वो देश बदल देंगे, सरकार के अंदर आ जाएंगे, सरकार चलाएंगे, उन लोगों की करारी हार हुई है, उनके मुंह पे तमाचा लगाया एक। साथियों, आपको बता दूं, अब की बार जो बीएनपी है उसको लीड कर रहे थे तो वो तारिक रहमान कर रहे थे। इवन आपको बता दूं, एनसीपी है उसको ये मतलब साजिद इस्लाम कर रहा था। और इवन यहाँ पे आप लोग देखो जमात है तो जमात के लीडर कर रहे थे। ये 3 गुटों में बटा हुआ था। और इसमें भी ये था कि जो आपके पास में जो एनसीपी है और जो जमात है वो लगभग पार्टियां दोनों की अलग अलग हैं, पर वो आपस में मिलकर सीट शेयरिंग करके चुनाव लड़ रहे थे। और जो बीएनपी है वो अकेली 300 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। साथियों, ये वो लोग हैं जिन्होंने मतलब पूरे बांग्लादेश में उड़दंग मचाया था, पूरी क्रांति की थी, मतलब ये कहकर कि भाई साहब ये युवाओं की क्रांति है, जेनजीज का प्रोटेस्ट है। इवन बांग्लादेश से शेख हसीना को वहां से देश छोड़ करके बाहर निकलना पड़ा था, भारत में शरण लेनी पड़ी थी। और पूरे मतलब वर्ल्ड के अंदर कोई थूथू करवाया है पूरे देश की इकोनॉमी बर्बाद करके रख दी। इवन पूरे देश पे टैग लग गया कि भाई साहब ये पेवर एकदम कट्टरपंथी देश बनने जा रहा है, ये एकदम कट्टरपंथी देश की जो दिशा होती है उस तरफ आगे बढ़ रहा है ये देश। और इन लोगों ने इतनी इतनी सोच रखी थी कि हम लोग सरकार में आएंगे तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, भारत के खिलाफ मनगढ़ंत इन लोगों ने इतने थे आरोप लगाए। हिंदुओं जो वहां पे माइनॉरिटी के अंदर हैं उनको मतलब सरेआम उनको टारगेट किया गया, उनको मतलब उनकी मॉब लिंचिंग की गई। ये सारे काम इन लोगों के मतलब सानिध्य के अंदर होते हैं। इवन जमात है तो जमात इस विचारधारा का है कि साथियों जमात की एक फिलोसफी है। फिलोसफी ये है कि जमात कभी चाहता ही नहीं है कि बांग्ला जो आज का बांग्लादेश है और पाकिस्तान है वो अलग हो। ये चाहता है कि ये दोनों एक ही रहे, पाकिस्तान के नाम से जाना जाए। और ये एकदम कट्टर सोच है, ये एकदम कट्टरपंथी नेता हैं वो हैं। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना गंदा रहा हुआ है, आज तक ये कभी 10 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाए एक बार के अलावा। साथियों, मोहम्मद यूनुस यहाँ पे जब शेख हसीना छोड़ के जाती है उसके बाद में मोहम्मद यूनुस आता है। मोहम्मद यूनुस को मतलब अमेरिका के द्वारा एक तरीके से इसको यहाँ पे बैठाया जाता है और एक डमी कैंडिडेट की तरह। और ये अंतरिम सरकार के मुखिया रहते हैं, और मुखिया रहते हैं इन्हीं के सानिध्य के अंदर प्रॉपर चुनाव करवाए जाते हैं। और इवन साथियों, ये इनकी फिलोसफी है, इनकी विचारधारा ऐसी थी कि ये भारत को बांग्लादेश को भारत से इतना दूर ले गए और जो पाकिस्तान और चाइना की गोद में ले जाकर के रख दिए। और इवन जहाँ तक कि पाकिस्तान और चाइना इसको जैसे कह रहे थे वैसे ये डिसीजन ले रहे थे, और भारत के खिलाफ तो इतना जहर उगलाया इन लोगों ने, आप सोच भी नहीं सकते, इनकी पॉलिसी जैसी थी। और साथियों, यहाँ पे अब जब चुनाव के रिजल्ट आए तो उसके अंदर आप देखोगे कि बांग्लादेश के अंदर
जो बीएनपी पार्टी है, 12 फरवरी को इनके चुनाव होते हैं, 12 फरवरी के दिन ही इनका रिजल्ट आ जाता है। जब रिजल्ट आता है साथियों, उसके अंदर पूर्ण बहुमत से या फिर बहुत बड़ी जो लार्जेस्ट विक्ट्री है उसके साथ में ये लोग जीत के आते हैं। लगभग 212 सीटें जीत कर आते हैं, लगभग 2/3 सीटें जीत लेते हैं 300 सीटों में से। और इवन यहाँ तक आप लोग देखोगे 11 जो छोटे छोटे जो संगठन है वो आपस में मिलकर के जमात के साथ में चुनाव लड़ रहे थे, और जमात है वो लगभग 77 सीटें जीत के आई है। और उसी जमात के साथ में मिलकर के एनसीपी पार्टी, जो मतलब वहाँ के इस टाइम में जो जैनजीज हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो छात्र थे प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे, पूरे देश को तितर बितर किया था, वो लोग भी इन जमातियों के साथ में मिलकर सीट शेयरिंग करके चुनाव लड़ रहे थे। और साथ ही निर्दलीय लगभग 8 सीटें जीत के आए हैं। और ये लगभग पहली बार हो रहा है कि 35 साल बाद में बांग्लादेश को कोई पुरुष प्रधानमंत्री मिलने वाला है। इवन लगभग 20 साल बाद के अंदर बीएनपी पार्टी सत्ता के अंदर आती है। लास्ट ये 2000 के लगभग 1996 से 2001 का टाइम था, उस पीरियड के अंदर आए थे। उसके बाद में ये लोग नहीं आते हैं। 2000 से 2004 से लगभग ये शेख हसीना है उसकी पार्टी जीत करके आ रही है। इवन इसके बाद में से जब से शेख हसीना जीत के आती है तो लगभग बीएनपी बाहर ही रहती है। बीएनपी की नगण्य भूमिका रहती है। बीएनपी एक तरीके से बैन की हुई, या एक तरीके से ये कह सकते हो कि इसका अस्तित्व ही खत्म होने की कगार पे आ गया था। साथियों आपको बता दूं, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर जो शेख हसीना की जो पार्टी है बांग्लादेश आवामी लीग, वो भाग नहीं ले रही। वो भाग नहीं लेने की वजह यह है कि उसको प्रॉपर वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा बैन कर दिया गया। उसकी पार्टी को भाग ही नहीं लेने दिया इस चुनाव के अंदर। इसकी आपकी बार जो चुनाव उनके अंदर जमात और एनसीपी और जो बीएनपी पार्टी है, खालिदा जिया की जो बनाई हुई पार्टी है, जो तारिक रहमान जिसको लीड कर रहे हैं, वही भाग लेते हैं। जो शेख हसीना की पार्टी है वो बाहर रहती है इस चुनाव के अंदर। इवन जब ये चुनाव के अंदर ये भारत आती है, जब वहां पे प्रदर्शन हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस टाइम के अंदर ये भारत में शरण लेती है। तो उसके बाद में ये भाई साहब आते हैं। ये भाई साहब मतलब अमेरिका के द्वारा बैठाए जाते हैं। और ये अमेरिका के एकदम मतलब कहते हैं ना पिछलग्गू टाइप का, या अमेरिका का मतलब पपेट टाइप का है। वैसे थे, अमेरिका इसको जैसे नचा रहा था ये वैसे नाच रहा था, जैसे अमेरिका इसको बोल रहा था ये वैसे कर रहा था। मतलब इसने स्वतंत्र कोई फैसले नहीं लिए। अमेरिका ने इसलिए बैठाया था इसको कि भाई साहब इसको नोबेल मिला हुआ है सहकारिता के लिए, तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो इसने काम किया था उसके लिए इसको नोबेल दिया जाता है। तो उनको लगा कि यार सही आदमी होगा। पर एक्चुअल के अंदर इसको जब बैठाया गया था तो वो एक तरीके से कठपुतली की तरह बैठाया गया था कि जैसा कहेंगे वैसा ये कर लेगा। उसके बाद में इसी के सानिध्य में अब चुनाव करवाए जा रहे हैं। साथियों लगभग ये कहा जाता है कि लगभग 35 साल हो चुका है बांग्लादेश के अंदर सत्ता में कभी या तो शेख हसीना की आएगी या फिर खालिदा जिया की सरकार आएगी। मतलब इन दो बेगमों की लड़ाई चलती है, कोई तीसरी पार्टी आज तक सर्वाइव ही नहीं कर पाई है बांग्लादेश के अंदर। और हाल ही के अंदर 20 साल तक कंटिन्यू ये, मतलब 17 साल से तो कंटिन्यू ये खुद बैठी हुई है वहां पे शेख हसीना। और अब ये जब भारत के अंदर शरण लेती है तो उसके बाद में जो खालिदा जिया थी उसकी पार्टी वहां पे लीड करती है। साथियों आपको बता दूं, पिछली बार जब शेख हसीना जीत के आई थी उस टाइम के अंदर खालिदा जिया मतलब अपनी पार्टी पार्टिसिपेट ही नहीं करती है, भाग ही नहीं लेती है चुनाव में। ये बाइकआउट करती है उन चुनावों का जिसके अंदर शेख हसीना होती है। और अब की बार ये अभी एक्सपायर हो चुकी है। इनका जो बेटा जिस पार्टी एनपी को लीड कर रहा है, इनकी बनाई हुई पार्टी, उस टाइम के अंदर इनकी पार्टी शेख हसीना की पार्टी है, उनको बैन कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस टाइम के अंदर ये भाग नहीं ले रही, इनकी पार्टी भाग ले रही है। आपको मैं ये भी बता दूं साथियों, बांग्लादेश के अंदर जो 12 फरवरी को चुनाव होते हैं, टोटल बांग्लादेश की जो संसद है उसके अंदर 350 मतलब 350 सीटें हैं। और 350 सीटें में 50 सीटें ऐसी हैं जो महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं। मतलब जिस अनुपात में जो पार्टी जीत के आएगी उस अनुपात में उन 50 सीटों में शेयरिंग की जाएगी। मान लो कोई पार्टी 200 सीटें जीत के आई है तो 50 सीटों का उसके अंदर जो 200 सीटों का जो अनुपात होगा उस अनुपात में से 50 सीटों में से निकाल के उनको दे दिया जाएगा। और यहाँ पे नॉमिनेट होती है, मतलब यहाँ पे मतलब 50 सीटें उनके ऊपर चुनाव नहीं, उनपे नॉमिनेट किया जाता है पार्टी की तरफ से। इवन जो चुनाव होता है वो 300 सीटों पर ही होता है। और बांग्लादेश में इस टाइम में जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर टोटल लगभग 12 करोड़ जो मतदाता हैं वो भाग ले रहे हैं। और उसमें भी 91% है वो मुस्लिम बाहुल्य, मतलब मेजोरिटी के अंदर है वो मुस्लिम है। और माइनॉरिटी के अंदर 8% में हिंदू आते हैं, उनके साथ में बौद्ध आते हैं, ईसाई आते हैं और अन्य मतलब समाज आते, अन्य मतलब धर्म आते हैं। और साथियों ये चुनाव करवा रहे हैं मोहम्मद यूनिस की निगरानी में करवाए जा रहे हैं, मोहम्मद यूनिस की निगरानी में। इवन यहाँ तक कि जो चुनाव होते हैं उसके अंदर बीएनपी पार्टी है या बीएनपी का जो गठबंधन है उनके साथ में 2-4 जो छोटी छोटी पार्टियां और भी चुनाव लड़ रही हैं, वो लगभग 212 सीटें लेके आते हैं। और ये मतलब एक तरीके से लार्जेस्ट विक्ट्री है उनकी। और आप लोग यहां से देखोगे बहुमत के लिए लगभग 297, मतलब 300 सीटें मैं आपको बता रहा हूँ, 2 सीटों के भी रिजल्ट नहीं आए हैं, 297 सीटें हैं। 297 सीटों में से लगभग 150 सीटें जिसके पास में आ गई वो लगभग सरकार के अंदर आ जाएगा या फिर उसकी सरकार बनेगी। पर यहाँ पे बीएनपी है वो तो 212 सीटें, मतलब बहुमत से तो बहुत ज्यादा सीटें जीत रही हैं यहाँ पे। और जो जमात है, जमात के साथ में एनसीपी है, वो गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ती है, वो लगभग 77 सीटें जीत के लेके आते हैं। और यहाँ पे लगभग 8 अन्य या निर्दलीय व्यक्ति चुनाव जीत के आते हैं। और इस अब की बार जो चुनाव हुआ उसमें लगभग ये बताया जा रहा है 1981 कैंडिडेटों ने भाग लिया है या 1981 कैंडिडेटों ने चुनाव लड़ा है।
और साथियों ये मतलब आप लोग ये देख रहे होंगे कि लगभग 2026 के जो चुनाव का रिजल्ट है वो बहुत बड़ी विक्ट्री है, मतलब एक तरफा विक्ट्री बताई जा रहा है। तो जो बांग्लादेश में पहले भी चुनाव हुए हैं उनके अंदर आप लोग रिजल्ट उठा के देखो कि 2001 का हो, 2008 का हो, 2014 का हो, 2018 का हो, इवन 2024 का हो, मतलब जिस भी पार्टी को बहुमत मिला वो एक तरफा बहुमत मिला है। मतलब ये मान के चलो कि जो भी पार्टी सरकार में आई है वो मतलब बहुत बड़ी लार्जेस्ट विक्ट्री के साथ में चुनाव के अंदर जीत के आई है। अब साथियों बात कर ली जाए इनकी, क्योंकि ये तीन चेहरे, ये थी, ये तीन विचारधाराएं थी, उस विचारधारा के अंदर इसकी बात कर ली जाए नादिर इस्लाम की, तो नादिर इस्लाम की कहानी ये है साथियों, इसने पूरे बांग्लादेश को बर्बाद करके रख दिया। मतलब बांग्लादेश का किसी ने बंटाधार किया है या बांग्लादेश की छवि खराब की है तो इन लोगों ने की है। ये मतलब जैनजीज के नाम से या फिर जो छात्र युवा नेता के नाम से या जो प्रदर्शन कर रहे थे उन प्रदर्शन के अंदर बांग्लादेश का सबसे ज्यादा नुकसान करवा गए, और इतना नुकसान करवा गए, बांग्लादेश की इकोनॉमी तहस नहस करके रख दी इन लोगों ने, बांग्लादेश की जो विचारधाराएं थी उनको तहस नहस कर दी, और पूरी दुनिया के अंदर जो बांग्लादेश को, जो पूरे बांग्लादेश को जो रिप्रेजेंटेटिव अब सामने आ रहा है वो कट्टरता का लेके आ रहा है। मतलब बाहर का फॉरेन इन्वेस्ट तो वहां आने से ही डर रहा है कि भाई साहब वहां पे चलेंगे, वहां पे तो एक तरीके से है कि लूट खोज चल रही है पूरा, मतलब पूरा बंटाधार किया है इसने तो बांग्लादेश का कर दिया। इवन बात साथियों बात कर लीजिए इनकी जो सफीकुर रहमान है, इसकी कहानी ये है कि ये मतलब जमात के लोग हैं, और जमात की विचारधारा ये है कि ये पाकिस्तान की तरफ झुके रहते हैं। ये आज भी बांग्लादेश, जो आज़ाद बांग्लादेश है, इसको नहीं मानते। ये कहते हैं कि बांग्लादेश को अलग नहीं रहना चाहिए, बांग्लादेश को आज भी पाकिस्तान के साथ में रहना चाहिए। ये प्रॉपर पाकिस्तान की विचारधारा से प्रेरित है। इवन अब की बार चुनाव में तो इन्होंने अति ये कर दी कि इनके ऊपर जो कट्टरता का जो हमेशा मतलब दाग लगा हुआ है उसको धोने के लिए इन्होंने एक हिंदू को भी टिकट दिया है। इवन इन्होंने ये भी कहा अपने मैनिफेस्टो में कि हम लोग भारत के साथ में अच्छे संबंध स्थापित करेंगे। साथियों ये जमात है, जमात का अगर ट्रैक रिकॉर्ड पुराना देखोगे तो जमात की कहानी ये निकल के आती है 1986 के चुनाव में जमात 10 सीटें जीत के आती है। इवन 1991 के अंदर पहली बार ये 18 सीटें जीत के आते हैं। 1996 के चुनाव के अंदर 3 सीटें मिलती हैं, 2001 के चुनाव में 17 सीटें मिलती हैं, 2008 में 2 सीटें मिलती हैं, और 2013 के अंदर यहाँ का जो बांग्लादेश का हाई कोर्ट है उसके द्वारा इसके रजिस्ट्रेशन, मतलब इनकी पार्टी को ही बैन कर दिया जाता है, जमात को ही। और 2014 हो, 2018 हो, 2024 के चुनाव में इनको लड़ने ही नहीं दिया जाता है, इनको भाग लेने ही नहीं दिया जाता है। इवन 2025 जून के अंदर जब ये प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके बाद में इन पे बैन हटाया जाता है। जब बैन हटाया जाता है तो ये प्रॉपर सरकार के अंदर जो अंतरिम सरकार बनाई हुई है, मोहम्मद यूनुस जिसका मुखिया है, उसके अंदर प्रॉपर इनके लोग मिनिस्टर बनते हैं, इनके लोग मंत्री बनते हैं, विभाग संभालते हैं। इवन साथियों आपको बता दूं अब की बार इन लोगों ने चुनाव लड़ा है, जमात ने, वो लगभग 11 पार्टियों को साथ में लेकर के चुनाव लड़ा है, 77 सीटें जीत के आए हैं ये लोग। पहली बार आज तक मतलब आजाद बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार है कि जमात इस लेवल पे पहुंचा। नहीं, जमात को कोई पूछता नहीं था, क्योंकि इनकी सोच है वो मतलब एक जहर बोलने वाली या मतलब जहर घोलने वाली जो आइडियोलॉजी है उसको ऊपर उस पर काम करते हैं ये लोग। साथियों यहाँ से बात कर ली जाए जो नाजिर इस्लाम है, एनसीपी का लीडर, जो अब की बार ही मतलब वो करके आया है, जो छात्र नेता है उनको मतलब अगुवाई कर रहा था, उनका नेतृत्व कर रहा था। इसकी कहानी यह है कि जिस विधानसभा से जीत रहा था चुनाव, उसमें इतनी कांटे की टक्कर चल रही थी कि लास्ट में 2000 वोटों से जीतता है। मतलब ये भी एक तरीके से इसकी हार ही है कि जो इतना बड़ा लीडर कह रहा हो अपने आप को, इतना मतलब पूरा देश का नेतृत्व करने की बात कर रहा हो, उसकी हार इतनी, मतलब उसकी जीत 2000 वोटों की है। मतलब वो एक तरीके से जीत नहीं, वो इसकी हार ही मानी जाएगी। इसके मुंह पे तमाचा। इवन यहाँ तक कि इसकी 6 सीटें आई हैं, लगभग 300 में से 30 सीटों पे चुनाव लड़ता है, 30 में से भी 6 ही जीतता है ये। वो एक अलग चीज है कि भाई साहब अब ये वहां की संसद के अंदर बैठेगा। ये साथियों वो तीनों पार्टियां हैं, उनकी मतलब मैनिफेस्टो है कि उन्होंने अपनी अपनी विचारधाराएं रखी हैं। उसके अंदर सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला था वो जमात का था, क्योंकि जमात ने कहा कि हम लोग भारत के साथ में रिश्ते, क्योंकि आज तक मतलब आजाद बांग्लादेश जब से हुआ है तब से लेकर के जमात के और भारत के कभी नहीं बनी है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान से प्रेरित रहते हैं। एक तरीके से चलाता है इनको पाकिस्तान है, वहीं के फंड से ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये भारत के लिए, और इवन अब की बार तो मतलब एक जो हिंदू है कृष्णा नंदी, उसको भी टिकट दी जाती है, जमात के द्वारा चुनाव लड़ाया जाता है। वो अलग चीज है कि कृष्णा नंदी हार चुके हैं चुनाव। साथियों ये जो चुनाव बांग्लादेश के अंदर हो रहे थे उसके अंदर जो मतलब ये है कि इसको मान्यता दिलाने के लिए पूरा देश इसको एक्सेप्ट करे कि वहां पे चुनाव सही हुए हैं, उसके लिए ऑब्जर्वर मतलब पूरी दुनिया से ऑब्जर्वर बुलाए गए थे। भाई दोस्त मतलब 394 पूरी दुनिया से ऑब्जर्वर आए थे, पर्यवेक्षक आए थे कि भाई साहब इनकी निगरानी में इनके सानिध्य में हम लोग चुनाव करवा रहे हैं, और इन चुनाव का रिजल्ट एकदम मतलब पूरी पारदर्शिता के साथ में आए। साथियों ये जो निमंत्रण था पर्यवेक्षक का, ऑब्जर्वर वाला, वो भारत को भी दिया गया था, भारत को दिया गया था। परंतु ये भारत का जो विदेश विभाग है उसके द्वारा ये जानकारी दी जाती है कि भाई साहब हमारे पास में निमंत्रण आया था पर हम लोग आधिकारिक तौर पर इसमें भाग नहीं लेते, हम लोग जाते ही नहीं है उनके बुलाने पे।
उसमें भी कई वजह आई कि अगर भारत वहाँ पे जाता तो फिर ये जो जमात के लोग हैं या जो बीएनपी पार्टी है वो लोग ये कहते हैं कि भारत इसमें इंटरफेयर कर रहा है, और फिर भारत का जो मतलब कुछ भी मिसयूज करके ये लोग अपना फायदा ले जाते, या जो जमात के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फायदा उठा ले जाते इस बात को कि भाई साहब भारत कि देखो भारत अभी भी इंटरफेयर करने के लिए आ गया, भारत अभी भी कोई किसी का पक्ष ले रहा है, तो इसका पूरा पूरा फायदा होता जमात को होता। और भारत चाहता नहीं था कि जमात आए कम से कम, क्योंकि भारत चाहता था कि कम से कम जैसे मान लो 3 लोग बुरे लोग हैं, उसमें सबसे कम बुरा कौन लगा है, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे तो बीएनपी पार्टी सबसे कम बुरी है। मतलब वो तीनों में से सबसे ज्यादा कट्टरता कौन है, तो वो जमात के लोग हैं। सबसे कम कट्टरता किसमें है या सबसे कम भारत का विरोधी कौन है, तो वो बीएनपी पार्टी है। और हम लोग चाह रहे थे कि भाई साहब बीएनपी है, क्योंकि हाल ही के अंदर जब खालिदा जिया जो तारिक रहमान है उनकी माँ का जब निधन होता है, उस टाइम के अंदर भी शोक निमंत्रण भारत के द्वारा भेजा जाता है, यहाँ तक एस जयशंकर बांग्लादेश जाके आते हैं। इवन आप लोग देखोगे जब तारिक रहमान 17 साल बाद में बांग्लादेश के अंदर आते हैं, उस टाइम के अंदर भी साथियों मतलब भारत के द्वारा इसका वेलकम किया जाता है। और इवन अब जब चुनाव जीते हैं तो उसके बाद में सबसे पहले बधाई भी भारत के द्वारा दी गई कि भाई साहब आप लोग बेस्ट हो, क्योंकि हम लोग नहीं चाह रहे थे कि अल्टरनेट जमात आए, क्योंकि जमात आ गई तो वो दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा बांग्लादेश। साथियों बात आती है यहाँ से मोहम्मद यूनुस की, तो मोहम्मद यूनुस इस टाइम के अंदर खुश हो रहा है, मतलब ये कहता है ये बुलबुला टाइप का आदमी है, मतलब ये अब उम्र भी हो चुकी है, 85 साल इसकी उम्र हो चुकी है, और ये चाह रहे हैं कि भाई सब बांग्लादेश का पुनर्निर्माण हो या बांग्लादेश का दोबारा से जन्म हुआ, ये कह रहे हैं। इवन इनको ये नहीं मालूम कि भाई साहब जन्म तो एक ही बार होता है जो बांग्लादेश एक्चुअल में आज़ाद है, पर ये इस बात के सेंस में ये बात बोल रहे हैं कि भाई साहब बांग्लादेश में अब रेफरेंडम होगा, मतलब दोबारा से जनमत संग्रह होगा, दोबारा से संविधान बनेगा, वहां से दोबारा से आइडियोलॉजी बनेगी, दोबारा से एक नई विचारधारा बनेगी जिसपे बांग्लादेश काम करेगा। साथियों यहां तक आपको बता दूं बांग्लादेश के द्वारा 1 जुलाई चार्टर है, जो मतलब अभी ये प्रस्ताव रखा गया है जनमत संग्रह या रेफरेंडम के लिए, और उसके अंदर कुछ कंडीशन रखी गई है कि भाई साहब 84 सुधार मतलब 84 सुधार करने हैं, उसमें से लगभग 50 के आसपास तो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब इनके जो सुधार हैं वो करने हैं। इवन प्रधानमंत्री की शक्तियों को थोड़ा कम करना है, राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाना है, और साथ ही के अंदर जो इन्होंने ये भी कहा है कि भाई साहब वहां पे जैसे मानवाधिकार जैसे संगठनों का निर्माण करना है, बहुत सारी ऐसे संगठनों का निर्माण करना है जो वैश्विक मंच पर इनकी आवाज रख सके। इवन यहाँ तक इन्होंने कहा है कि आगे भविष्य में कभी चुनाव होते हैं तो उनकी निष्पक्ष तरीके से एकदम चुनाव करवाए जा सके वहां पे। और संसद के लिए बात की गई कि संसद है वो द्विसदनात्मक होनी चाहिए, एक सदन की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक सदन में तो यह है कि जिसके पास में मेजोरिटी है वो कुछ भी पास करवा ले जाए। अगर 2 सदन होगी, जो जैसे भारत के अंदर है अमेरिका के अंदर है, वैसे 2 सदन की जो संसद होगी उसके लिए इन्होंने प्रस्ताव रखा है इसके अंदर। और आगे इन्होंने ये जो मतलब जो पूरा ढांचा है मतलब रेफरेंडम का नया संविधान बनाने की बात कही गई है, वो लगभग 2 साल का समय दिया गया है। 2 साल के अंदर जो अब लोग जीत के जा रहे हैं उनके द्वारा बनाई जाएगी। साथियों बात इसी के अंदर ये जुड़ती है कि जो बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना की कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा क्षेत्र था उसके अंदर लगभग लोगों ने बाइकआउट किया है। इवन यहाँ तक लोगों ने कहा है कि नो वोट नो वोट, मतलब अगर आप हमें वोट देना नहीं देना चाह रहे तो हम लोग वोट नहीं देंगे। इवन यहाँ तक कि लोगों ने बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की जो बांग्लादेश आवामी पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह है नाव का, लोगों ने अपने पेन से नाव का चिन्ह लगा के इस पर टिक लगा करके वोट डाल के आए हैं। बहुत सारी जगह ऐसी निकल के आई हैं कि वहां पे मतलब बाइकआउट कर दिया गया, मतलब लोग वोट डालने के लिए नहीं है, कोई भी नहीं है, एकदम जो पोलिंग बूथ थे वो एकदम खाली पड़े हुए हैं, वहां पे अधिकारी बैठे हुए हैं, कोई भी वोट डालने के लिए नहीं आ रहा। कुछ लोगों ने प्रॉपर बाइकआउट किया गया है। इवन कई जगह से तो ऐसी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं कि जो बूथ के अंदर वहां पे अधिकारी थे, पोलिंग अधिकारी थे, पोलिंग बूथ के ऊपर अधिकारी थे, वो खुद ही यहाँ पे पर्ची भर रहे हैं, वो खुद ही हाथ पकड़ पकड़ के महिलाओं के वोट दिलवा रहे हैं। उनको ये भी नहीं बता रहे कि भाई किस पे वोट लगेगा, कैसे वोट लगेगा, ये खुद डिसाइड कर रहे हैं अधिकारी यहाँ के। इवन अति तो जब हो गई कि यहाँ पे लगभग ऐसे जमात के लोग हैं उन्होंने एक तरफा मतलब ऐसे वोटिंग दिलवाई है एक तरीके से, मतलब इनके वीडियो बाहर निकल के आ रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे लोगों की जरूरत ही नहीं है, ये तो खुद ही मतलब बड़ी संख्या के अंदर वोट डाल रहे हैं। साथियों डाटा जब बाहर निकल के आया तो जो बांग्लादेश जो आवामी पार्टी है जिसके शेख हसीना है वो भारत के अंदर बैठ के भी ट्वीट करती है, और उन्होंने प्रॉपर कहा कि सुबह 11 बजे अगर 14% वोटिंग थी और 12 बजे एकदम से 32% वोटिंग हो जाती है, ये एक तरीके से सबसे बड़ा घपला है, और इससे बड़ा घपला क्या चाहिए। और जो मतलब आवामी जो बांग्लादेश आवामी पार्टी है उसके द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है, और उस लेटर के अंदर प्रॉपर टाइमिंग डेट सब प्रॉपर वोट सब शेयर किए जाते हैं, और ये कहते हैं कि एक तरीके से निष्पक्ष नहीं है। इन्होंने प्रॉपर शेख हसीना ने भारत में बैठ के, क्योंकि अभी वो भारत के अंदर शरण ले रखी तो भारत में से आरोप लगाए हैं। साथ ही शाम तक निकल के आएगी टोटल वोटिंग कितनी, तो 59.44% टोटल वोटिंग होती है वहाँ पे। इवन वहाँ पे ये निकल के आता है कि 212 सीटों पर लगभग जो बीएनपी है वो लीड करती है, और जो एनसीपी है वो लगभग 77 सीटों पर लीड करती है। और यहाँ से अगर एक एक जो अगर पार्टी का अगर हम लोग डाटा देखें तो बांग्लादेश के अंदर जो बीएनपी है वो 209 सीटें जीत के आती हैं, और जो लगभग टोटल जो 212 सीटें आ रही है उसमें जो सहायक उनके जो गठबंधन में जो पार्टियां थी उनकी सीटें हैं। और बात कर ली जाए यहाँ से जमात की, तो जमात 68 सीटें जीत के आई है, जबकि यहाँ पे स्वतंत्र है तो उनके साथ में जो साथी जो गठबंधन है उनकी सीटें हैं वो। और जो एनसीपी पार्टी है वो 6 सीटें जीत के आती है। ऐसे लगभग और भी पार्टियां जो जैसे निर्दलीय हैं वो 8 जीत के आते हैं, छोटी छोटी पार्टियां 1-1 2-2 सीटें जीत के आती हैं।
साथियों जब ये इनका रिजल्ट आया तो उसके बाद के अंदर जो ये पूरे देश को दिशा देने वाले लोग थे, ये मतलब ज्ञानी लोग थे, ये इनको लगता था कि देश यही चलाएंगे, ये लोग बाहर निकल के आते हैं। इनकी कहानी भी ये है, लगभग 300 सीटों में 30 सीटों पे तो ये चुनाव लड़ते हैं, और ये वही लोग हैं जो शेख हसीना को यहाँ से भगाए थे, और 30 सीटों पे मतलब 300 में से 30 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारते हैं, और 30 में से भी 6 सीटों पे जीत के आते हैं। लगभग 6 सीटों पे इनको जीत मिलती है, और ये चुनाव के अंदर मतलब बाद में आरोप लगाते हैं कि भाई साहब धांधली हो गई चुनाव के अंदर। इवन यहाँ तक इन्होंने आरोप लगाया कि भाई साहब टेम्परिंग हो गई चुनाव के अंदर, मतलब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, बहुत बड़ा घोटाला हो गया, बहुत बड़ी चीटिंग हो गई। अब सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि साथियों ये इस टाइम के अंदर जो अंतरिम सरकार बनी हुई है उसके अंदर ये मंत्री थे। अब इनकी इतनी भी नहीं चली गई कि इन लोगों ने वहां पे भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाया, इन लोगों ने वहां पे धोखाधड़ी हुई उसको नहीं रोक पाए, इनका प्रशासन कहना नहीं कर पा रहा था, ऐसी चीज मतलब ऐसी चीजों को भी ये कंट्रोल नहीं कर पाए। इवन साथियों कुल मिला के बात का सार ये निकलता है कि ये लोग पहले भी बांग्लादेशियों को या बांग्लादेश की जनता को या बांग्लादेश को बेवकूफ बनाए थे, आज भी ये बांग्लादेश को बेवकूफ बना रहे हैं। इवन इन लोगों का एक प्रोपोगेंडा था, इन लोगों को लगा था कि हम लोग ऐसा करके हम लोग सक्सेस हो जाएंगे, ये सत्ता तक पहुंच जाएंगे, पर हालत ये होगी कि ये 6 सीटों पे आके समट गए। साथियों जब ये आरोप लगे तो उसके बाद में इनका जो चुनाव आयोग है, बांग्लादेश का चुनाव आयोग है, वो बाहर आते हैं और इलेक्शन कमिश्नर है उसके द्वारा बाकायदा बोले जाती है कि हम लोगों ने निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाया है, कोई धांधली नहीं हुई है, और प्रॉपर मतलब इन लोगों ने ये कहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो प्रॉपर इन्होंने खारिज कर दिए हैं। साथियों चुनाव के रिजल्ट के बाद में भारत की तरफ से भी इनको बधाई दी गई, कॉन्ग्रेचुलेसन बोला गया, इवन भारत की तरफ से शुभकामनाएं भेजी गई, भारत के अंदर विपक्ष के नेता हैं उनके द्वारा शुभकामनाएं भेजी गई। और साथियों यहां से आप लोग एक चीज और देख सकते हो, भारत में जैसे रिजल्ट आया सबसे पहले शुभकामनाएं भेजी जाती है, और उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो चाह रहा था, क्योंकि भारत बैकडोर में ऐसे चाह रहा था कि इन 3 गंदे लोगों में सबसे कम गंदा कौन है, बीएनपी वाले हैं, 3 सबसे खराब लोगों में सबसे कम खराब कौन है, बीएनपी वाले। तो भारत चाह रहा था कि कम से कम खराब बीएनपी जीत जाए, जमात से तो बढ़िया। तो भारत ने प्रॉपर जो चाह रहा था वो मतलब सक्सेस होता हुआ दिखा, और जो पाकिस्तान चाह रहा था कि जमात जीते वो लगभग फेल होता हुआ दिख रहा था। भारत ने जो करना था वो बैकडोर के अंदर कर दिया। और इवन यहाँ तक अपने विदेश जो हमारे विपक्ष के नेता उनके द्वारा शुभकामना दी गई, अमेरिका के जो सरकार है वहां से मतलब इनके जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनके द्वारा ये मतलब शुभकामनाएं दी जाती है। इवन जो आगे भविष्य के अंदर बांग्लादेश किस विजन को लेकर के आगे बढ़ेगा, किस विचारधारा पे काम करेगा, तो वो जो टाइम्स मैगजीन है उसको साथियों इन्होंने मतलब तारिक रहमान ने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में सबसे बड़ी 4 पॉइंट निकल के आया कि भाई सब ये जीतने के बाद में करेंगे क्या, प्रधानमंत्री बनने के बाद में। पहला तो इन्होंने ये कहा कि बस मैं मेरे राष्ट्र की मतलब हीलिंग करूंगा, सबसे ज्यादा उपकार करूंगा, कि मेरा राष्ट्र तो बहुत पीछे चला गया है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, इवन जो बदनामी हो चुकी है, सबसे ज्यादा मतलब थप्पड़ लग चुका है कि भाई सब ये इस विचारधारा का देश है, यहाँ पे इतनी अस्थिरता रहती है, यहाँ पे इतने दंगे होते रहते हैं, उसको सही करेगा। दूसरी इनकी इकोनॉमी कोलैप्स करने की स्थिति पे आ चुकी है, इन दंगों की वजह से वहाँ पे फॉरेन रिजर्व आ नहीं रहा है, फॉरेन इन्वेस्ट आ नहीं रहा है, कंपनियां बंद पड़ी हैं, कारखाने बंद पड़े हैं, तो उनको सुचारू रूप से सुधारने पे काम किया जाएगा। इवन भारत और अमेरिका के साथ में रिश्ते अच्छे हो, भविष्य के अंदर बेटर रिश्ते हो, उन पे संबंध सुधारने पे काम किया जाएगा, और जो बढ़ता जो इस्लामिक फोबियो है, जो इस्लामिक विचारधारा है, उस पर मतलब अंकुश लगाया जाएगा, उसको रोका जाएगा कि कम से कम देश को इस छवि से बाहर निकाला जा सके। अब साथियों देखना यह होगा कि भविष्य के अंदर बांग्लादेश अभी जो नई सरकार बनेगी बीएनपी, वो चाइना के पाले में जाती है, भारत के साथ में बैलेंस नीति लेके चलती है। साथियों भारत तो ये चाह रहा था कि बीएनपी आए, क्योंकि उन तीनों में से बेटर बीएनपी है। भारत नहीं चाह रहा था कि वहां पे जमात आए, क्योंकि भारत की जीत ही यही सबसे बड़ी जीत थी कि भाई साहब बीएनपी कैसे भी आ जाए, जमात वाले नहीं आ जाए। अगर जमात वाले आ गए तो एक पाकिस्तान पूर्व में, एक पाकिस्तान पश्चिम, मतलब एक पाकिस्तान पश्चिम में, दूसरा पाकिस्तान पूर्व में बन जाएगा, और ये भारत के लिए नासूर बन जाएगा। और भारत चाह भी नहीं रहा था, भारत बीएनपी को बैकडोर से सपोर्ट कर रहा था। अब साथियों जो भी इनके भारत के और इनके बीच में जो भी संबंध होंगे वो देखना होगा, भविष्य में होगा कि कैसे संबंध रहते हैं और कैसे संबंध नहीं रहते हैं। लगभग कोशिश करेंगे दोनों देश कि न्यूट्रल रहे, दोनों देश संबंधों को सुधारने पे जोर दिया जाए। इवन साथियों आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, 2 सेकंड का समय लगेगा, नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करके जाया करो। इस टॉपिक के प्रति आपका जो भी ओपिनियन हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाया करो, हम भी इन चीजों को लिंक कर सके कि आपके विचार ऐसे हैं। इवन साथियों इतने पैसेंस और धैर्य के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।